Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. Need to believe. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मई 2022 के अंदर एग्जाम्स दिए हैं वो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, और जो नवंबर 2022 के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं वो इस वक्त अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं अमेंडमेंट का एडिशनल लेक्चर। सर, अमेंडमेंट का एडिशनल लेक्चर मतलब कि ये साहब कि मैंने आपको जब ओरिजिनल लेक्चर अमेंडमेंट का दिया था तो वो मैंने इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स आने से पहले ही दे दिया था। यानी कि ICAI ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट को रिलीज नहीं किया था फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल। उसके पहले ही मैंने अपनी अमेंडमेंट बुकलेट बना के आपको दे दी थी जीएसटी के लिए, और अमेंडमेंट लेक्चर भी रिलीज कर दिया था। और उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई अमेंडमेंट अगर छूट जाता है जो इंस्टीट्यूट अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में इंक्लूड कर लेता है तो उसे हम एक एडिशनल लेक्चर लगाकर देख लेंगे। तो वही देखने आज हम यहां पर मिले हैं। क्या सर ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो हमारे ओरिजिनल अमेंडमेंट लेक्चर में छूट गया था? सिर्फ दो अमेंडमेंट्स ऐसे हैं, और वो भी रेट नोटिफिकेशन के थे, लेकिन कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे उनका इंपैक्ट आता है, इसलिए मैंने उनको भी यहां पर कवर कर लिया, और इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में उनको कवर कर लिया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम सिर्फ वो दो अमेंडमेंट्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा स्टैट्यूटरी अपडेट का जो पीडीएफ है इसे एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है भाई साहब। सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, फाइनेंस एक्ट विच हैव बिकम इफेक्टिव अप टू 30th of अप्रैल 2022। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, और मई अटेम्प्ट के लिए 31st of अक्टूबर ऑफ द प्रीवियस ईयर तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। प्लस जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आपके पास आ चुके हैं कब तक, 30th of अप्रैल तक, वो यहां पर आपके पास एप्लीकेबल होकर चलेंगे। इसके अलावा सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कस्टम्स एक्ट भी एप्लीकेबल होकर चलेगा, और वही सारी बातें यहां पर बोल रखी है। और देखिए साहब, इस स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर लेकिन इन्होंने क्या करा, मर्ज कर दिया। जी हां, इसके अंदर इन्होंने मई 22 प्लस नवंबर 22 दोनों के ही अमेंडमेंट्स को क्या करा, मर्ज कर दिया, और एक कंबाइंड स्टैट्यूटरी अपडेट बना दी। क्या बना दी? एक कंबाइंड स्टैट्यूटरी। सर इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टैट्यूटरी अपडेट जो है वो 31st of अक्टूबर 2021 से लेकर कहां तक है बताइए साहब? तो हम कहेंगे कि सर 2022 की 30 अप्रैल तक। बिल्कुल सही, ये सारे अमेंडमेंट्स तो इसमें कवर हैं ही, इसके अलावा और क्या कवर होगा? इसके अलावा जो मई 2022 के लिए एप्लीकेबल थे, तो मई 2022 के लिए एप्लीकेबल होंगे 30 अप्रैल 2021 से 31st of अक्टूबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर टेक्निकली अगर मैं सम अप करके बताऊं तो कौन कौन से अमेंडमेंट्स इस स्टैट्यूटरी अपडेट की पीडीएफ के अंदर आपको मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले हैं 30 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022, यानी पूरे साल के अमेंडमेंट्स इन्होंने यहां पर कवर कर दिए। लेकिन जो हम मई अटेम्प्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं उनको यहां डील नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके लिए मई अटेम्प्ट वाला अमेंडमेंट लेक्चर आप देख सकते हैं, और जो अमेंडमेंट ऑलरेडी हम हमारे ओरिजिनल अमेंडमेंट लेक्चर में देख चुके हैं वो भी हम यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल एक बार उसका रिवीजन लगा लेंगे फटाफट से, ठीक है। और मेन हमें जो देखना है, सिर्फ दो अमेंडमेंट्स हमें यहां पर देखने हैं, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, फटाफट से आएंगे। चाहे सीए इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे सीए फाइनल का स्टूडेंट हो। सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज AA, जहां पर मैंने कहा था कि जो पर्सन एंड इट्स मेंबर्स अलग कर दिया गया है। जी हां, जो एक माना जाता था, कलकत्ता क्लब की रूलिंग हमने डिस्कस करी थी, उन दोनों को अलग कर दिया, और अलग करने के कारण 2 डिस्टिंक्ट पर्सन बन गए, और फिर उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी होगी तो उसे सप्लाई माना जाएगा। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बहुत टाइम लगाकर, आप ओरिजिनल लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सब चीजों का। चार्ज ऑफ जीएसटी, बस यही तो मुझे बताना था। चार्ज ऑफ जीएसटी मेरे दोस्तों कंपोजिशन स्कीम कह लो या कंपोजिशन लेवी कह लीजिए आप, जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर अगर आपको याद हो तो टिपा, TIPA, टिपा मतलब सर टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला और एरिएटेड वाटर, ऐसा कुछ हम देखते थे जिनको बाहर निकाल रखा था। यानी कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते थे, उसी लिस्ट के अंदर अब सेक्शन नंबर
10(2)E का इस्तेमाल करके 14/2019 को अमेंड कर दिया गया और ये कुछ चीजें और ऐड करा दी गई। क्या बात कर रहे हो सर? इसका मतलब अब टिपा टिपा नहीं रहा? जी हां, अब टिपा टिपा नहीं रहा। अब टिपा के साथ आपको मिलेगा FEEB या FEBB। बताइए, जैसा आप कहें वैसा हम देख लेंगे। कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा एंट्रीज अब आपको और मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिपा अब हो चुका है टिपा फैब। क्या हो चुका है? टिपा फैब, FEBB। तो देखिए साहब, FEBB में क्या आता है? FEBB। इनको भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से। देखें सर, बड़ा ही आसान याद करा दिया जाएगा आपको। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी जने, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से याद करेंगे। सुनो, मेरे साथ साथ बोलो। ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक्स, अरे जो ईंट होती है मकान बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त जो ईंट काम आती है, उस ईंट को अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिक। और ब्रिक्स कौन सी ब्रिक्स भैया? जो फ्लाई ऐश से जो ब्रिक्स बनती है। अरे बिल्डिंग ब्रिक्स, अरे ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स। सब ब्रिक्स ब्रिक्स का खेल है। अर्थन और रूफन टाइल्स, यानी दो चीजें, ब्रिक्स प्लस टाइल्स। इनका ट्रेडर अगर है, इनका मैन्युफैक्चरर है भैया, वो भी अब कंपोजिशन में नहीं आ सकता, उसको भी कंपोजिशन से बाहर निकाल दिया। फटाफट से बोलेंगे। पहले ब्रिक कवर कर लेते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक, अच्छा इसके अंदर देखो फ्लाई ऐश ब्लॉक्स भी है, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स भी है। तो ब्रिक्स, टाइल्स, ब्लॉक्स। पहले मैं ब्रिक्स को कवर करूंगा क्योंकि ब्रिक्स ज्यादा है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स। क्या बोला? देखो मेरी बात को सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स। फ्लाई ऐश ब्रिक, बिल्डिंग ब्रिक और ब्रिक ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ। वापस बोलेंगे, जो बन रहा है फ्लाई ऐश से और जो बन रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स। उसके बाद में अर्थन और रूफन टाइल को ले लो और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स को ले लो। तो मैं कहता हूं फ्लाई ऐश ब्लॉक्स पहले ले लो, टाइल बाद में ले लो, एज यू विश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रिक्स याद हो जाना चाहिए। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स और एंड में आ जाएगा आपके पास में अर्थन और रूफन टाइल्स। ठीक है, तो रूफिंग टाइल्स, अर्थन मतलब जमीन पे लगने वाली और छत पे लगने वाली जो टाइल्स है उनको भी यहां पर कवर कर लिया गया है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। ये सब यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, जिसको हमने शॉर्ट में बोला FEBB। मेरे साथ साथ बोलेंगे। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ, बोलो ब्रिक्स ऑफ, किसकी ब्रिक्स? फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस स्टोन। तो सर ये तो ई तो है। अरे बाबा, ये ई तो वो वाला है ना, टाइल्स वाला। अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स, और लास्ट आपके पास एक और ब्रिक्स आती है और वो आती है ब्रिक्स ऑफ, जैसे मैंने बताया, फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस स्टोन। याद हुआ कि नहीं हुआ? हाजी सर, आपने तो याद ही करवा दिया। तो याद कराने के लिए तो बैठे हैं यहां पर। कंपोजिशन यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। बस ये एक अमेंडमेंट छूट रहा था कि जो लिस्ट थी टिपा वाली, जिसके अंदर टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर आता है, उसके अंदर कुछ और एंट्रीज ऐड कर दी गई है। और अब बस इतना से याद रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, इतना से याद रखना है कि इन लोगों को भी कंपोजिशन अलाउड नहीं है। ये लोग कंपोजिशन के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इनमें से कोई भी एग्जांपल देकर कि भैया इसका मैन्युफैक्चरर है या इसका ट्रेडर है, क्या कंपोजिशन में आ सकता है, द आंसर इज नो। MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर अगर ये है टिक करके आना कि हाँ भैया ये बंदा नहीं आ सकता। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं आ सकता, क्वेश्चन पूछ रहा है आ सकता है, तो इनके अलावा जो भी हो, ऑड वन आउट, उसको टिक करके आना कि भैया ये आ सकता है, ये 3 नहीं आ सकते। जी हाँ सर, बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा जो आपको याद है, क्या याद है? मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। अरे भैया 9(5) की बात हो रही है, 9(5) की बात हो रही है, याद है? प्लस रेस्टोरेंट सर्विसेज को भी डाल दिया गया था। दोनों चीजें डिटेल में कवर करी थी हमने, बोला था स्कोप वाइड कर दिया है और एक एंट्री नहीं ऐड कर दी। और रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर ध्यान है ना, अदर देन स्पेसिफाइड प्लेस, और स्पेसिफाइड प्लेस में क्या था? ऐसा कोई रेस्टोरेंट जहां पर होटल, मैंने कहा था रेस्टोरेंट प्लस होटल, होटल का रूम पर यूनिट पर डे 7,500 से ज्यादा है, वो हो जाएगा स्पेसिफाइड प्लेस। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बना के बताया था। ओरिजिनल लेक्चर आराम से देख लो, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिवाइज कराना था, रिवाइज करवा दिया। और उसके अलावा एक सर्कुलर था, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, TCS वाली बात थी, उसके अंदर डिटेल में देख लिया था।
एग्जाम्शन सर, एग्जाम्शन देख ली थी क्या? हाँ बिल्कुल देख ली थी सर, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वाली कहानी अच्छे से देख ली थी मैंने। लॉजिक भी इसके पीछे का आपको दे दिया था कि लोकल अथॉरिटी में क्योंकि कवर हो रहा है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को एक्स्ट्रा यहां पर एग्जाम्शन देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा हटा दिया था। उसके अलावा 9(5) वाला अमेंडमेंट देख लिया था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। हाँ क्या बचता है भैया, ये बचता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर बाय वेसल की जो एग्जाम्शन होती है फ्रॉम द कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या बोलेंगे? कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया को जो एग्जाम्शन थी, उस एग्जाम्शन की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, अब कर दिया गया है 30th of September 2022। साथ में बोलेंगे मेरे 30th of September 2022 के लिए इस एग्जाम्शन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो थी 75% और मोर, ये मई अटेम्प्ट की थी, 61A मई अटेम्प्ट का था, 43 एंट्री नंबर मई अटेम्प्ट की थी। ये सब अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई मई अटेम्प्ट का था, इस बार प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं था। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज AA इंसर्ट कराया गया था, डिटेल में देख चुके हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जो कंडीशन GSTR1 और GSTR2A वाली थी वो भी हमने यहां पर समझ ली थी, 2A 2B वाली। आधार ऑथेंटिकेशन रूल 10B सेक्शन 25 का सब सेक्शन 6A अगर आपको याद हो तो वो यहां पर नया इंसर्ट कराया गया था, डिटेल में ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कैसे काम करेगा। उसके अलावा अब जो अमेंडमेंट है, देखो भैया ये वो अमेंडमेंट है जो मैं बता रहा था कि 40 लाख की लिमिट से भी इनको बाहर निकाल दिया। ये अगर आपको समझना है तो जो डायग्राम हमारी बुक में था मैंने उसे फुली अपडेट कर दिया है। ये देखिए साहब, ये डायग्राम था जो हमारी बुक में आप देखते हैं, यही वो डायग्राम है। हाँ जी सर, यही वो डायग्राम है जिसे हम आपकी बुक में देखते हैं। मैंने ये अपनी बुक में दे रखा है जहां पर मैं पढ़ाता हूं रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, AP, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना। क्या बोला? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, AP, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी और तेलंगाना। तो भैया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए ऑलवेज लिमिट रहने वाली है 10 लाख की। AP, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना ऑलवेज लिमिट रहने वाली है 20 लाख की। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में हम देखा करते थे कि अगर सिर्फ सर्विसेज दे रहा है 20 लाख में आएगा, गुड्स दे रहा है, लेकिन गुड्स अब जो पहले टिप हुआ करता था उसके साथ अब FEBB भी लग गया। यही तो मैंने कहा कि ये कौन सी फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और अदर सिलिशियस स्टोन्स, या अर्थन और रूफिंग टाइल्स और फ्लाई एश ब्लॉक्स, इनको भी बाहर निकाल दिया। यानी कि अब इनको भी, यानी इनके ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को जो लिमिट मिलती थी अब वो 40 लाख की नहीं मिलेगी, इनको भी घसीट के 20 लाख पे ले आए गए। ये गुड्स है, हाँ ये गुड्स है, एक्सक्लूसिव गुड्स, हाँ ये एक्सक्लूसिव गुड्स है, लेकिन एक्सक्लूसिव गुड्स होने के बाद भी याद रखना इस लिस्ट के अंदर पहले टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला आया करता था, अब उसके अंदर फ्लाई एश ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और अदर सिलिशियस अर्थ और बिल्डिंग ब्रिक्स को भी डाल दिया गया है। यानी इनसे भी अब वो 40 लाख वाली लिमिट छीन ली गई है। यानी अगर आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, इसमें से किसी के भी, तो आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी भैया, अब आप 20 लाख की लिमिट में ही आओगे। जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बता रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर बता रखा है, उस एग्रीगेट टर्नओवर को जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है, यानी जो 26 में बता रखा है वो वाला एग्रीगेट टर्नओवर जैसे 20 लाख की लिमिट को एक्सीड करता है, 20 लाख, कान खोल के सुन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 20 लाख ना कि 40 लाख। तो पहले 20 लाख की लिमिट का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इन 3 के ऊपर था, अब इन 4 के ऊपर भी डाल दिया गया है। तो टोटल टिप फैब हो चुका है। अब टिप जो दी है भैया, क्या फैब टिप दी है, वाह, जो फैब टिप आपने दी है, टिप, तो वो टिप जो आपने दी है वो फैब हो चुकी है अब, और लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है 20 लाख तक। उसके अलावा कोई चेंज नहीं भैया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। इसके अलावा जो भी एक्सक्लूसिव गुड्स में डील करते हैं 40 लाख पूरा मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा, हम आंसर करके आएंगे, क्योंकि हमको अब क्या समझ में आ चुका है कि भैया 40 लाख की लिमिट जो थी वो कुछ लोगों से और छीन ली गई है, और उनके नाम मैंने आपको याद करवा दिए। सर इतना सा अमेंडमेंट है, हाँ इतना सा अमेंडमेंट है, तो ये 2 ही अमेंडमेंट थे, टेक्निकली ये 2 ही अमेंडमेंट थे माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे ओरिजिनल अमेंडमेंट लेक्चर में हमने कवर नहीं करे थे, और इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट बुकलेट में इसको डाला, यानी स्टैट्यूटरी अपडेट वाली बुकलेट में डाला। इसके अलावा सारे अमेंडमेंट्स हम कवर कर चुके हैं, मैं बता रहा हूं आपको और दिखाऊंगा मैं आपको। देखो रिवोकेशन वाला ये जो था, ये मई अटेम्प्ट का था, ये ऑलरेडी मई अटेम्प्ट में कवर हो गया था। ई इनवॉइस 20 करोड़ वाला मैं ऑलरेडी करा चुका था, और ई इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल ये मई अटेम्प्ट का था। मई अटेम्प्ट में डायनेमिक QR कोड के ऊपर इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला, लेकिन मैंने डाला अपने अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर। एक सर्कुलर आया हुआ था, वो यहां पर नहीं है, लेकिन मेरे अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको वो भी कवर करवा दिया। याद करो, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला था, जहां पर
कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आ रहा था, बंदा बाहर था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बन रहा था, डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, वो मैंने कवर करा दिया था। ये जो था ये रूल 138 ईएमआई अटेम्प्ट में ऑलरेडी आपके पास कवर हो गया था, ई वे बिल से था, इस बार ई वे बिल से कोई अमेंडमेंट नहीं था। पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर रूल 86A, अब देखो मैं बताता हूं, यहां पर कुछ भी नहीं दोस्त, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो सीबीआईसी ने इशू करी है। इट इज नॉट अ नोटिफिकेशन, इट इज नॉट अ सर्कुलर, सिर्फ एक गाइडलाइन है। रूल 86A आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया जाता है एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के बावजूद, मेरे पास मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा है लेकिन उस आईटीसी को मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने का पावर कौन देता है? रूल 86A देता है। लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में यार ऐसे दुश्मनी थोड़ी ना निकाल सकता है कोई ऑफिसर। कोई ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड पर्सन से दुश्मनी नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी, ब्राइब नहीं दिया। तो ऑफिसर को गुस्सा आ गया, ऑफिसर ने कहा अच्छा एक्टिंग दिखाता है, मेरे से बहसबाजी करेगा, मेरे से ज्यादा नॉलेज है तेरे को जीएसटी का, तो ले आजा, मैं तेरा आईटीसी ब्लॉक कर देता हूं। ऐसे नहीं कर सकते साहब, वो पावर्स आपको दे रखी है रूल 86A में। जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सर्कमस्टांसेस पूरे होने पर ही आप ब्लॉक कर सकते हो, जैसे कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होता है। क्या होता है? रीजन टू बिलीव, यानी रीजन फॉर सच बिलीफ होना जरूरी कि भैया ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? जो क्रेडिट अवेल करा है साहब वो बिना टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट अवेल कर लिया, या फिर गुड्स और सर्विसेज एक्चुअल में आपको रिसीव ही नहीं हुए थे। अच्छे से याद करवा रखा है मैंने, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट ही नहीं हुआ है, या फिर जो बंदा क्लेम कर रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर जो बंदे ने आगे से दिया है क्रेडिट वो नॉन एग्जिस्टेंट है। क्रेडिट इज अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। अब बताओ साहब कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो यहां पर भी ये लिखा है कि क्रेडिट अवेल्ड ऑन द इनवॉइस और डेबिट नोट्स इशूड बाय अ सप्लायर हु इज नॉन एग्जिस्टेंट। देने वाला नॉन एग्जिस्टेंट, लेने वाला नॉन एग्जिस्टेंट, याद आया? बिना गुड्स और सर्विसेज के ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट है, तो देने वाला नॉन एग्जिस्टेंट, लेने वाला नॉन एग्जिस्टेंट, गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर बोलो क्या आपके पास में बस ये तो था, हाँ गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स अगर मिस हो जाते हैं, देने वाला नॉन एग्जिस्टेंस, लेने वाला नॉन एग्जिस्टेंस, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, या गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस रीजन टू बिलीव बनता है, आपकी क्रेडिट को ब्लॉक किया जा सकता है। अब सवाल उठता है क्रेडिट ब्लॉक करेगा कौन? ये पावर किसके पास है? तो भैया ये पावर दिया गया कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर। बोलो किसको दिया गया? कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर अंकल को, और जिसको वो ऑथराइज करेंगे। अब ये ऑथोराइजेशन को लेकर दिक्कत थी, तो बोला साहब ठीक है हम बता देते हैं। ऑथराइजेशन किस रैंक से नीचे नहीं हो सकता? असिस्टेंट कमिश्नर। किससे नीचे नहीं हो सकता? असिस्टेंट कमिश्नर। इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले हायरार्की समझाता हूं, हालांकि मैंने ये हायरार्की अपने ओरिजिनल लेक्चर में समझा रखी थी, वापस समझाता हूं। देखो दोस्त, सबसे नीचे होता है असिस्टेंट कमिश्नर। कौन होता है? असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? डेप्यूटी कमिश्नर। कौन होता है? डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? सर डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? ज्वाइंट कमिश्नर होता है। कौन होता है? ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? एडिशनल कमिश्नर। कौन होता है? एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? कमिश्नर अंकल। सर कमिश्नर अंकल के ऊपर भी कोई होता है क्या? हाँ, कमिश्नर अंकल के ऊपर भी होता है, और उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कमिश्नर। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कमिश्नर। तो पावर किसको दे रखी है? ओ भैया पावर किसको दे रखी है? पावर दे रखी है कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। बोले किसको दे रखी है? कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर को। अब ये बंदा ऑथराइज करेगा, तो यहां पर क्या करा इन्होंने? यहां पर इन्होंने मॉनिटरी लिमिट्स डिसाइड कर दी। कहा कि अगर जो मामला गड़बड़ लग रहा है, जो इनएलिजिबल और फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईसी लग रहा, आईटीसी लग रहा है, वो अगर 1 करोड़ तक का है, यानी नॉट एक्सीडिंग अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 CR तक का है, तो उस केस में जो ऑथराइजेशन है वो दिया जा सकता है किसको? इन दो को। किनको? इन दो को, दैट इज डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। तो भैया 1 करोड़ तक का मामला है, 1 CR तक का मामला है, तो डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आईटीसी ब्लॉक करके चल सकता है। बोला नहीं साहब 1 करोड़ से 5 करोड़, 1 to 5 CR, 1 to 5 CR तक का मामला है, तो इन दोनों को जिम्मेदारी दे दी। किन दोनों को? एडिशनल कमिश्नर को और ज्वाइंट कमिश्नर को। इनको कहा ठीक है तुम चले जाओ। और अगर 5 CR प्लस है तो फिर तो भैया कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर खुद ही केवल और केवल क्या करके चल सकता है? आईटीसी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक करके चल सकता है। बस वही चीज यहां पर बता दी, प्लस ये भी बोल दिया कि जो डीजीजीआई है, डीजीजीआई का मतलब क्या होता है? डीजीजीआई बहुत ही खतरनाक चीज होती है भैया। डीजीजीआई आप गूगल पे सर्च करना तो आपको पता लगेगा डीजीजीआई क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है भैया, जिनका इंटेलिजेंस वाला काम होता है, खतरनाक वाला काम होता है, जो छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, गड़बड़ चोरियां पकड़ते हैं, ऑफिसर्स को रिश्वत लेते पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, बहुत पावरफुल ऑथोरिटी है ये डीजीजीआई। तो
ये लोग भी कर सकते हैं, हाँ, इनको भी पावर दे दी, बताओ, डीजीजीआई के ऑफिसर्स को भी पावर दे दी इक्विवेलेंट, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर होता है वहां असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो बिल्कुल उसी हायरार्की के अंदर वहां पर भी इस तरीके की पावर्स दे दी गई हैं। इट्स जस्ट अ गाइडलाइन बाय सीबीआईसी। मैं वापस बताना चाहूंगा, ये गाइडलाइन है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट उतना नहीं है। कुल भी बस ये कहूंगा कि अमेंडमेंट लेक्चर रिजल्ट आने से पहले दे दिया मैंने, तो अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सर अमेंडमेंट लेक्चर बहुत लेट आ रहा है। अरे इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट रिलीज करने से पहले मैंने तुमको अमेंडमेंट बुकलेट दे दिया, क्लास नोटिंग दे दी और पूरा का पूरा लेक्चर बना के दे दिया। अब बहाना नहीं चलेगा कि सर अमेंडमेंट नहीं आए, अमेंडमेंट बहुत लेट आए, अक्टूबर में अमेंडमेंट रिलीज हुए, नहीं चाहिए साहब। जुलाई के अंदर आपको मैंने अमेंडमेंट दे दिए, इवन जून में ही दे दिए थे। तो रिवीजन लेक्चर्स बिल्कुल आएंगे साहब, रिवीजन भी करवा देंगे आपको, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी दे देंगे, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस भी दे देंगे, जो चाहिए सब कुछ दे देंगे। बट आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से नंबर ले आओ, और अगर ये अमेंडमेंट लेक्चर अच्छे लगते हैं साहब, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा, और जो मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए आपको कैसी लगती है। थोड़ी तारीफ कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से जरूर कनेक्ट होइए और मुझे बताइए कि दीज लेक्चर्स आर बेनिफिशियल टू यू और नॉट। अमेंडमेंट बुकलेट कहां है? टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है। क्वेरीज कहां पूछनी है? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। नंबर कहां है? नंबर ये रहे, वैसे तो चल ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन 8209947346 8209947346 +91 आगे लगा लेना अगर इंडिया के बाहर से आ रहे हो। और ये है साहब आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा, कॉल जनरली अटेंड नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर आपकी क्वेरी है और मुझे लगता है कि क्वेरी आपको नहीं समझ आएगी व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं खुद कॉल करके आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। नंबर ये है, व्हाट्सएप करना भूलना मत। मिलते हैं आपसे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी अमेंडमेंट के अंदर, किस तरह से एग्जाम में आएगा, कैसे आएगा, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।